हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर 2 है ना, एजुकेशन, और कल एग्जाम भी है। इसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इसके कुछ पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन कंसेप्ट्स को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को बहुत आराम से देखना है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए, हो सकता है कि यहाँ से कंसेप्ट उठ के हो जाए आ जाए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सुनना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। इस नाम से एप्लीकेशन है। इस पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं और पेपर 2 अभी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। ये क्वेश्चन बहुत गलती करवाने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली ये कह रहा है द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर एक्रीडेटेड बाय, अध्यापक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्यायित है। एक्रीडेटेड किसके द्वारा होता है? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये किसके द्वारा एक्रीडेट होता है? तो यहां से पता है ये कंफ्यूजन है। बेसिकली बच्चा है ना एनसीटी को देखेगा यहाँ पे, जहां टीचर एजुकेशन की बात आएगी। लेकिन ये कहा है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक्रीडेट कौन करता है? तो उनको एक्रीडेट करता है NAAC। याद रखना, NAAC यही एक्रीडेट करता है। क्योंकि जो इसका क्या हो सका, MOU साइन हुआ है कि एक्रीडेट कौन करेगा? NAAC ही करेगा। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। जो द एनसीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCT हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन हुआ है विद द NAAC एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। इनके साथ क्या हुआ है? एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। ये एक्रीडेट करेंगे जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है, चाहे सेकेंडरी हो और एलिमेंट्री लेवल के लिए। कौन एक्रीडेट करेगा? NAAC और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। तो इसका राइट आंसर क्या चला गया? NAAC चला गया। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आगे पूछा है किसके बारे में? द विजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज टू, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? आपसे ये पूछा है। तो जो ये तो अगर किसी ने नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में पढ़ा है तो सीधा सा ऊपर ही लिखा रहता है, इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। बेसिकली क्या है? एक सशक्त ज्ञान आधारित समाज के विकास को सुगम बनाना। ये NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे का विजन था भाई, याद रखना है। ये फोर्थ ऑप्शन, ये अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आपको सीधा आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपको ये कमीशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, इन कमीशन को अच्छे से देखना है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि कब आया NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, कब आया, कॉन्स्टिट्यूट हुआ 13 जून 2005 को, विद ए टाइम फ्रेम ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए। 2 अक्टूबर 2005 से लेके 2 अक्टूबर 2008 तक के टाइम फ्रेम के लिए ये क्या हुआ? बनाया गया। और इसमें बेसिकली यही बात की गई विद द ऑब्जेक्टिव, जो विजन की बात हुई, क्या ऑब्जेक्टिव था? फॉर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए नॉलेज सोसाइटी, है ना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक 3 साल की समय सीमा के साथ किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए नॉलेज सोसाइटी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बेसिकली इसने कितना सबमिट किया? नॉलेज जो कमीशन है, नेशनल नॉलेज कमीशन, 300 रिकमेंडेशन इसने सबमिट की थी और 27 एरिया पे फोकस किया था। इस टाइम में इन्होंने 27 ऐसे एरिया थे जहां पे फोकस किया गया और 300 रिकमेंडेशन की गई थी। ये याद रखना है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट मॉनिटरी कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष आर्थिक लागत का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष आर्थिक लागत का स्रोत कौन सा नहीं है? मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, डायरेक्ट कौन सा नहीं है? ट्यूशन फीस तो डायरेक्ट है। बुक परचेज भी क्या है? डायरेक्ट है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये भी डायरेक्ट है। कौन सा डायरेक्ट नहीं है ये पूछा है, तो डायरेक्ट नहीं है फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज, जो छोड़ दिए गए अवसर है, ये बेसिकली क्या नहीं है? डायरेक्ट नहीं है। क्या है मतलब? ये अवसर अगर होते तो ऐसा हो जाता। जैसे मतलब फॉरगॉन, मतलब मैं उनको अवसर को छोड़ चुका हूं, है ना। अगर वो अवसर अपनाता तो बहुत कुछ हो जाता। जैसे मेरे पेरेंट्स ने शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया तो ये हो गया। मतलब इस तरह से वो अवसर छोड़ देना, वो होता है फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज। तो ये कोई डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन नहीं है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अच्छा है, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इट इज यूज टू रेफर
टू अपॉर्चुनिटी दैट वर मिस्ड और नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ इन द पास्ट। बेसिकली ये कह रहा है इसका उपयोग उन अवसरों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो अतीत में चूक गए थे या उनका लाभ नहीं उठाया गया था। बेसिकली वो है फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन में। और वेरी गुड, मतलब ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। राइट आंसर ये है, नोट की पूछा था। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी डजंट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी। डजंट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी यानी कि दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित भारतीय समुदायों में से कौन सा वैदिक प्राधिकार को निरस्त नहीं करता है। कौन नहीं करता है, आपसे ये पूछा है, यानी कि वैदिक अथॉरिटी को जो मानता है कौन सा है। तो इसमें देखो जो चारवाक का है वो तो नहीं मानता है ना, वो तो रिजेक्ट करता है। बुद्धा फिलोसफी भी रिजेक्ट करती है। सांख्या फिलोसफी, जो सांख्या दर्शन है, वो वैदिक अथॉरिटी को मानती है, मीन्स नॉट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी, बिल्कुल ये रिजेक्ट नहीं करती है। इसका ऑप्शन जाएगा सांख्या दर्शन, क्योंकि जैन फिलोसफी जो है, जो जैन दर्शन है, वो भी क्या करता है, इसको अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, लेकिन सांख्य नहीं करता है। इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं, ये याद रखना है। अगर हम बात करें जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना, जिनको हम आस्तिक स्कूल भी बोलते हैं, वो अथॉरिटी ऑफ वेदा में बिलीव करते हैं, है ना। दर्शन शास्त्र का जो रूढ़िवादी स्कूल है, जिसे आस्तिक स्कूल भी कहा जाता है, वेदों के अधिकार में विश्वास करता है। जबकि जो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जैसे इनको नास्तिक स्कूल, वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास को। तो इसमें कौन कौन से ऐसे हैं, यानी आस्तिक है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स हैं, जो इसमें बिलीव करते हैं या दर्शन, ये वैदिक की अथॉरिटी को मानते हैं, वो कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन वैदिक अथॉरिटी को मानता है, योग मानता है, न्याय मानता है, विशेषिका मानता है, मीमांसा और वेदांता, ये सब क्या है, आस्तिक है, ऑर्थोडॉक्स है। बेसिकली ये वेद को मानते हैं, यानी कि वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं। जबकि जो हेटेरोडॉक्स है, लाइक बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और जो चारवाक है, ये इसको नहीं मानते हैं वैदिक अथॉरिटी को। ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने पिछले एक रिवीजन में इसके बारे में बात की थी, जो 12 लिंक बात की थी सफरिंग की, तो उसमें पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट 4th, 8th एंड 12th लिंक इन द 12 लिंक ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू द बुद्धाज फिलोसफी। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। तो इसमें कौन सी है, चौथी कौन सा है, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म हो गया, और 8वीं कौन सा है, क्रेविंग हो गया, और 12वीं कौन सा, सफरिंग, यानी कि मन, शरीर, संगठन, तृष्णा और दुख, ये हो गया चौथी, 8वीं और 12वीं। ये पिछली वीडियो में हमने 12 के 12 देखा था जब हमने रिवीजन किया था, आपको याद है ना, याद है, देखिए वो वीडियो। चलो, कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 1। हाँ, आगे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्पिनोजा इज डिफाइंड विद द आइडियलिस्ट ट्रेडिशन बिकॉज, स्पिनोजा की आदर्शवादी परंपरा के साथ पहचान की जाती है, क्यों की जाती है, तो ये हमने पढ़ा भी था उस वीडियो में। ही इंसिस्टेड दैट देयर इज एन अनचेंज्ड एंड अबाइडिंग एग्जिस्टेंस गाइडिंग ऑल थिंग्स, वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ विच इज थॉट, यानी कि उन्होंने इस पर बल दिया कि अस्तित्व अपरिवर्तनशील और टिकाऊ है, जिसके अंतर्गत सभी चीजें समाविष्ट हैं, चिंतन जिसका एक मुख्य गुण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपीरिकल मीन्स, क्या मतलब है इंपीरिकल का, अनुभवात्मक का अर्थ क्या है, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चन, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग वेरिएबल, बेस्ड ऑन डाटा। बेसिकली ये किस पे बेस्ड है, आंकड़ों पे आधारित होती है, क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात करती है। तो बेस्ड ऑन डाटा, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डाटा, आंकड़ों पर आधारित है, ध्यान रखना है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये लिख भी दिया है कि इंपीरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एंड मेजर फिनोमिना। तो ऑब्जर्व्ड और मेजर, मेजर यहाँ पे क्या होगा, डाटा होंगे, एंड डिराइव्ड नॉलेज फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस रेदर देन फ्रॉम दे और थ्योरी और बिलीफ, है ना। अनुभवजन्य शोध देखी गई और मापी गई घटनाओं पर आधारित है और सिद्धांत या विश्वास के बजाय वास्तविक अनुभव से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करता है, ये है ना। हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, याद रखना, यहाँ पे वास्तविकता की बात होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है द मास्टरी गोल ओरिएंटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड यूज्ड अंडर अवॉइडेंस फोकस। अवॉइडेंस फोकस की बात कर रहा है। उत्कृष्टता लक्ष्य अभिविन्यास, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे
अवॉइडेंस फोकस के तहत एक प्रयुक्त मानक माना जाता है, अवॉइडेंस फोकस के माना है। तो इसमें देखो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है बेसिकली, अगर बात समझो, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो जो स्टूडेंट है वो ओपनली सीखने की कोशिश करता है, वो किसी से मतलब कोई चीज पूछनी है तो हेजिटेट नहीं करता, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। और अगर वो अवॉइडेंस की बात आती है, अवॉइडेंस फोकस की बात आती है, तो वो क्या है कि बाहरी चीजों से मोटिवेट होता है और फेल होने से, है ना, फेल होने से वो डरता है, मोटिवेट होता है और वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क करता है। जैसे मैंने क्या किया कि मेरे से कोई है ना, मैं इस क्लास में फर्स्ट आऊं, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन लूं, तो इस तरह की परफॉर्मेंस की बात करता है। तो इसमें वो क्या चलता है, क्या यूज अंडर अवॉइडेंस फोकस किसका रहता है, इसमें ये मानता है कि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो डोंट मेक मिस्टेक्स, इनका ये मानना है कि जो पूर्णतावादी होते हैं वो गलतियां नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहां पे आएगा, ठीक है ना, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने लिख भी दिया है ना। इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम किस नाम से है, SWMG UGC नेट के नाम से है, वहां से आप टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी ले सकते हैं, है ना। तो मास्टरी ओरिएंटेशन लिख दिया ना, इज डिफाइंड एज हैविंग द गोल ऑफ लर्निंग एंड मास्टरिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू सेल्फ स्टैंडर्ड्स। लर्नर इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग न्यू स्किल्स, इंप्रूविंग एंड एक्वायरिंग एडिशनल नॉलेज, इसकी बात करता है ये, है ना, अपनी संतुष्टि के लिए काम करने की बात होती है। और अगर हम बात करते हैं अवॉइडेंस की बात करें तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट विद अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स आर कंसर्न विद अवॉइडिंग फेलियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दे आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड बाय फियर ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस है वो पुअर ना हो, उससे वो एक्सट्रीमली मोटिवेटेड रहते हैं और एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बात की, क्लास लेने की बात करते हैं, तो इसीलिए वो ऑप्शन चला गया इसका। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट, DIETS, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वाज द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय, डाइट की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो आप बताओ, डाइट की गई थी NEP 1986, जो राजीव गांधी जी के टाइम आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसमें डाइट का रिकमेंडेशन हुआ था। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। और इसके बारे में मैंने डाइट का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डाइट क्या है बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET। DIET क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दैट हैव एन एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये क्या हेल्प करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने का काम करती है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम इसका काम होता है, समन्वय करने का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स। ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालयी शिक्षकों के सतत वर्तिक विकास के संदर्भ में ठीक है। बेसिकली ये बात की गई है NEP 2020 में, कि रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो स्कूल टीचर है उनका प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, उसके लिए कौन सी बात सही है। तो इसमें 50 घंटों की बात की गई है। बेसिकली ये कहा गया है कि एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर, कि प्रत्येक विद्यालय अध्यापक को प्रति वर्ष 50 घंटे के सतत वर्तिक विकास कार्यक्रम पूरे करने होंगे, उनको चीजें सीखनी होंगी। ये 50 घंटे की बात की गई है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये वाला है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि NEP से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग घुमाया फिराया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या चिंतनशील शिक्षण का एक उदाहरण नहीं है। राइटिंग जर्नल, जर्नल लेखन से वो अपनी गलतियां सुधार सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, ये तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। रिफ्लेक्टिव क्या है, बिल्कुल ओपन, है ना, प्रॉब्लम सेंट्रिक, जिसमें चीजों को सुधारा जा सके, अपनों से अपनी चीजों को और इंप्रूव किया जा सके, यही तो रिफ्लेक्टिव है। बिल्कुल ओपन सेशन, चिंतनशील इस तरह की बात है, तो बिल्कुल राइटिंग जर्नल हो सकता है। गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, छात्रों से प्रतिपुष्टि अगर प्राप्त करेगा, कोई कमी है उसको सुधार लेगा, बिल्कुल ये भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ए क्लास, कक्षा की रिकॉर्डिंग, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। अगर क्लास के हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके हम अपनी गलतियों को देख के उनको सुधारें, तो भी ये रिफ्लेक्टिव में आएगा। कौन सा नहीं आएगा, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, अगर सिर्फ हम पाठ्य पुस्तक का पठन कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन था,
है ना। बहुत शानदार और बहुत कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हु इज द राइटर ऑफ फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1926? प्रसिद्ध बुक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1926 का लेखक कौन है, याद है आपको? इनके लेखक हैं विलियम किलपैट्रिक। इनका तो नाम ही याद रहना चाहिए भाई, और इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, अगर हैं तो हैं ये लेखक इस बुक के, है ना। विलियम किलपैट्रिक है इसके लेखक। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ करिकुलम डिजाइन? करिकुलम डिजाइन का निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम अभिकल्प का स्रोत नहीं है ना। कौन सा स्रोत नहीं है जिसे हम करिकुलम डिजाइन करते हैं, तो उसका कौन सा सोर्स नहीं है? साइंस एज ए सोर्स, साइंस एज ए सोर्स तो होगा भी, क्योंकि उसी से चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी कि ये क्यों हुआ है। सोसाइटी भी होगा, क्योंकि समाज को ध्यान रख के सारी चीजें बनाई जाएगी। नॉलेज तो होगा ही होगा। कौन सा नहीं होगा? इकोनॉमी एज ए सोर्स, स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था, ये नहीं होगा भी, ये नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना। कौन सा करिकुलम डिजाइन करते हुए सोर्स नहीं है, ये बात की गई है। नोट को ध्यान से समझना है, नोट पूछा गया है, ठीक है। आगे बात की गई है, टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम डेवलपर फोकस्ड ऑन, तकनीकी वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास करने वालों ने निम्नलिखित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। किस पर? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। ये पर्सनल, सब्जेक्टिव या एस्थेटिक नहीं होगा, एक ब्रॉड टर्म ली जाएगी, दैट इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। बिल्कुल सार्वभौमिक की बात है भाई, याद रखना है ना। ये तो सीधा सा आप कर देते मेरे हिसाब से, अगर क्वेश्चन ही दिखता तो। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय टेलर? टेलर के द्वारा सुझाए गए 4 सिद्धांतों में से कौन सा एक मूलभूत सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है ना। इसमें कौन कौन सा सिद्धांत नहीं है? पहला कह रहा है शिक्षक के उद्देश्यों का निर्धारण, यही नहीं है अभी। डिटरमाइन द टीचर पर्पज, ये तो नहीं है। इसमें टेलर ने क्या 4 सिद्धांत दिए थे, याद है आपको? याद है? देखो ये 4 सिद्धांत की बात करता है, अगर टेलर की बात करें। क्या क्या? पर्पज क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस, मेथड और इवैल्यूएशन, इसकी बात करता है। उद्देश्य, अनुभव, विधियां और मूल्यांकन, इसकी बात करता है टेलर, है ना। 4 क्या क्या है, किस किस की? उद्देश्य, अनुभव, विधियां और मूल्यांकन। इनके अलावा ये नहीं बात करता है। करते हैं क्या है इसमें? एक्सपीरियंस तो करते हैं, ठीक है ना, और एसेसन हाउ टू एक्सपीरियंस आर, और एक्सपीरियंस हो गया, पर्पज हो गया, ये तो करते हैं। किसका नहीं करते? टीचर, डिटरमाइन द टीचर्स पर्पज का नहीं करते, ये टीचर्स पर्पज की बात नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। टीचर्स पर्पज की बात हो रही है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कैसे हैं 4, क्या क्या चीजों का करता है? पर्पज, है ना, करिकुलम पर्पज, करिकुलम की पर्पज की बात कर रहे हैं, टीचर की नहीं, ध्यान रखना, ये कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। एक्सपीरियंस, मेथड एंड इवेल्युएशन, कहीं पर्पज शब्द देख के आप ऐसा हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है ना। चलो ये कह रहे हैं व्हेन बिटवीन ग्रुप वेरिएंस इज substantially greater than the within group variance, the difference between the means may be as described on the two। ये कह रहा है जब समूहों के बीच विचरण, समूहों के बीच विचरण, है ना, बिटवीन, और समूह के अंदर विचरण से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, यानी कि जो समूहों के बीच का जो विचरण है ना, जो बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस है वो ज्यादा है समूह के अंदर के विचरण से। तो ये क्या है फिर, क्यों हुआ ऐसा? क्या, कहाँ पे आपने एरर की है? आपने कहा मेजरमेंट में एरर की है, या कोई ऐसी कांस्टेंट एरर आ रही है, या बाय चांस एरर आई है, या क्या है ये, या सैंपलिंग एरर है? बेसिकली अगर बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है वो ज्यादा है विद इन ग्रुप वेरिएंस के, है ना, तो सीधी सी बात है हमने कहाँ पे गड़बड़ किया है? सैंपलिंग में एरर किया है, कहीं ना कहीं कहाँ पे किया है? सैंपलिंग एरर है ये। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये प्रतिदर्श त्रुटि की बात करता है, ये सैंपलिंग एरर की बात करता है। आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आप पढ़ के वैसे ही दे देते बिल्कुल। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक शोध अभिकल्प का नियम है? तो पहला कह रहा है मैक्सिमाइजिंग ट्रीटमेंट वेरिएंस, उपचार विचरण को अधिकतम करना। दूसरा है मिनिमाइज एरर वेरिएंस, त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना। तीसरा कह रहा है मैक्सिमाइज एरर एंड मिनिमाइज ट्रीटमेंट, एरर हम मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, मिनिमम रखेंगे, तो मैक्सिमाइज क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल। तो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या करें, दोनों चीजें हैं, मैक्सिमाइज ट्रीटमेंट एंड मिनिमाइज एरर वेरिएंस, बिल्कुल है।
उपचार विचरण को अधिकतम करना और त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना, ये रहेगा प्रिंसिपल कि भी हम त्रुटि कम से कम करें और जो हमारा ट्रीटमेंट है वो मैक्सिमम आए, यही तो बात होगी। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो गया। ये तो आप वैसे ही कर देते। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हम सारे ही ऐसे कर देंगे, बहुत बढ़िया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सर्टेन टेस्ट इज, एक निश्चित परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा है। तो आपको पता है क्या रेंज होती है, मैक्सिमम 0 से 1 होता है ना, तो क्या होगा 0 से +1, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1 ही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन आ गया भी, है ना, 0 से +1 की बात होती है तो मैक्सिमम पूछा है तो +1 हो सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ भी लिख भी दिया है, अगर 0 आता है, रेंज अगर 0 है, टोटल 0 ही है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एरर है, अगर 1 है तो नो एरर है ना, ये इंडिकेट करता है। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम 0 होगा, 0 से +1, तो +1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट बड़ा है और क्वेश्चन का ऑप्शन देखने से हो जाता है इसका। ए टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेशन द बिलीफ ऑफ प्रैक्टिस दैट डोमिनेट्स देम। इन दिस वे टीचर इज ट्राइंग टू कनेक्ट नॉलेज to power and the ability to take constructive action. What is the educational approach called? ये कह रहा है एक अध्यापक छात्रों की उन प्रभुत्वों, विश्वासों और व्यवहारों को उन पर प्रभुत्व जमाए हुए हैं पर प्रश्न उठाने और उन्हें चुनौती देने में सहायता करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से वह ज्ञान को शक्ति से जोड़ने और रचनात्मक कार्य करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। रचनात्मक क्षमता तो क्या आएगा फिर, इस शैक्षणिक उपागम को क्या कहा जाएगा, क्या कहोगे भाई इसको, सीधी सी बात है वो क्या कर रहा है, क्रिटिकली ये कर रहा है चीजों को, क्रिटिकल पेडागोजी यानी कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की बात कर रहा है ये। बिल्कुल बढ़िया शब्द तो यही है कि उनकी कमियों पे प्रहार करके अच्छे से बनाना, तो दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह की बात करते हैं ना, तो वही से शब्द है क्रिटिकल पेडागोजी। बिल्कुल सिंपल, ये शब्द से क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई थिंक ये सारी बातें समझ में आई होगी। आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। ठीक है, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन आपके पेपर के बाद स्टार्ट होगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या बातें रहेगी। तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना हाँ टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है SWMG UGC नेट, इस पे मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा, है ना, तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं SWMG UGC नेट, और इस पे हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट और अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज एग्जाम में बिल्कुल पेशेंस के साथ जाएं, किसी भी तरह की हड़बड़ी, किसी की तरह की गड़बड़ी ना करें, एग्जाम में रिलैक्स होकर बैठें। हो सकता है कि कुछ हर्डल्स आ जाए वहां पे, कई बार होता है ना कि सेंटर में ये हो गया वो हो गया, तो अपने आप को रिलैक्स रखते हुए, क्योंकि वही 3 हार्स हैं, उसमें अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस करोगे या बेस्ट ही करनी चाहिए, आपको अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करनी है। जो होगा वो देखा जाएगा, बिना किसी टेंशन के जाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।